स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज चैनल और मैं हूं रेखा शर्मा। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पर्दाफाश, 2 कुख्यात वाहन चोर किए गिरफ्तार, 13 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी हुई बरामद। एसीबी ने विद्युत निगम के जेईएन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। ट्रांसफार्मर बदलने और बिल दुरुस्त करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। अलवर के सरकारी अस्पताल में हुई बड़ी लापरवाही, जीवित जन्मी बच्ची को रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया। बच्ची का अस्पताल में उपचार है जारी। और जिला परिषद सभी पंचायत समितियों में विकसित करेगी कंपोजिट नर्सरियां। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बनाई जाएगी पोषण वाटिकाएं। और अब समाचार विस्तार से। अलवर पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर शहर कोतवाली पुलिस की टीम ने आरोपियों से 13 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद कर ली है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कोरोना काल में वाहन चोरी की वारदातें बढ़ी हैं। इन वारदातों का खुलासा करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक और उनके निर्देशन में टीम का गठन किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक विकास सागवान के नेतृत्व में शहर कोतवाल राजेश शर्मा और उनकी टीम ने भरतपुर के रहने वाले हरिओम और राहुल जाटव को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 13 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद कर ली है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य चोरी की वारदातें खुलने की संभावना है। इनमें से एक आरोपी के खिलाफ नदबई थाने में भी मुकदमा दर्ज है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे लोग, काफी मैं आपके माध्यम से लोगों को भी कहूंगी कि एक तो सतर्क रहें कि जहाँ पे भी कई बार हम लोग पार्किंग का पैसा बचाने के चक्कर में बाहर खड़ी कर देते हैं अपनी गाड़ियाँ, और इनके लिए आसान हो जाता है क्योंकि इनके पास एक मास्टर चाबी है। हालांकि उसकी भी हम तस्दीक करें कि लोग कहाँ से इस मास्टर चाबी को भी कैसे और कहाँ से उपलब्ध करके लाते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें। और इस तरीके की गैंग्स यही मौका ढूंढती हैं कि कौन जो है वो आसानी से जो मोटरसाइकिल्स या दुपहिया वाहन अवेलेबल हैं उनको ये चुरा सके। तो इसमें एक कमी हमेशा शहर में दुपहिया वाहनों की चोरी एक बहुत बड़ी समस्या पुलिस के लिए भी रहती है और आमजन को भी परेशान करती रहती है। कुछ दिनों से कोरोना गाइडलाइंस होने के बावजूद भी शहर में कुछ चोरी की वारदातें दुपहिया वाहन की काफ़ी बढ़ रही थी। उनको देखते हुए शहर कोतवाली ने सीओ विकास सांगवान और एसएचओ राजेश शर्मा के नेतृत्व में एक दुपहिया वाहन चोरों की गैंग को पकड़ा है। इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं जिनके नाम हरिओम और राहुल हैं। दोनों ही भरतपुर के निवासी हैं और इनके पास से हमें एक मास्टर चाबी जिसका उपयोग करके ये पार्किंग लॉट में पड़ी मोटरसाइकिल्स या ऑफिस के बाहर खड़ी हुई या सुनसान इलाकों में खड़ी हुई या जिन पर ज़्यादा निगरानी नहीं है उन मोटरसाइकिलों को तुरंत ही वहाँ से गोल करके ले जाते थे और इस फिराक में रहते थे कि जैसे ही वो मोटरसाइकिल अकेली या सुनसान हो तो वो उसको लेके निकल जाएं। इन मोटरसाइकिलों को वो आगे चोरी के उसमें बेच देते थे और उसके बाद और इस तरीके की वारदातें अलवर और अलवर के आसपास के ज़िलों में करते थे। हमें इनसे अभी जो प्रिलिमिनरी पूछताछ में जो इनसे बरामदगी हुई है वो हमें 13 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और एक जो मास्टर चाबी, मास्टर की ये लोग यूज़ करते थे जो हर मोटरसाइकिल में लग जाती है, वो बरामद किया है हमने। और अभी इनसे हमने प्रिलिमिनरी पूछताछ में काफ़ी सारे वारदातें भी इन्होंने कबूली हैं जो ये अलवर और आसपास के ज़िलों में करते थे। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ इनके साथ आगे बढ़ेगी तो और भी मामले और भी रिकवरी इनसे होने की हमें उम्मीद है। मैम, चूँकि ये लोग केवल परिवहन करते थे चोरी गाड़ियों का, जबकि गाड़ियाँ जब्त की हैं ये मेव है 3 लोग, तो क्या इनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? देखिए, जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी, चोरी के सामान खरीदने वाले की, चोरी के सामान बेचने वाले की, या जिसकी भी, उन सब की भी गिरफ्तारी इसमें हम आगे करेंगे
और अगर इनके और भी कोई साथी हैं तो उनके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन करके उनकी भी गिरफ्तारी इसमें ज़रूर करें। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? धारा तो इसमें चोरी की ही है और इसमें से एक जो दोनों राहुल जाटव जो एक अरेस्ट जिसको किया है मुलजिम को, उसके खिलाफ ऑलरेडी एक मुकदमा नदबई थाने में ऑलरेडी चोरी का दर्ज है। क्योंकि मेवात का ये वाला इलाका बड़ा डिस्टर्ब है और जिला इससे परेशान है, 4 जिले बहुत परेशान हैं। क्या कमजोर कड़ी रह जाती है पुलिस की कार्यप्रणाली की? वो बार बार छूट के आते हैं, फिर चोरी की लगातार बार बार तो अंजाम देते हैं। देखिए, मोस्टली इसमें इशू यही रहता है कि जो ये मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं वो असली फॉर्म में रिकवर नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से इनके खिलाफ जो FIRs हैं वो नहीं दर्ज हो पाती हैं। दूसरा, जब तक FIR दर्ज नहीं कराएंगे लोग, काफ़ी मैं आपके माध्यम से लोगों को भी कहूँगी कि एक तो सतर्क रहें कि जहाँ पे भी कई बार हम लोग पार्किंग का पैसा बचाने के चक्कर में बाहर खड़ी कर देते हैं अपनी गाड़ियाँ, और इनके लिए आसान हो जाता है क्योंकि इनके पास एक मास्टर चाबी है। हालांकि उसकी भी हम तस्दीक करेंगे लोग कहाँ से इस मास्टर चाबी को भी कैसे और कहाँ से उपलब्ध करके लाते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें। और इस तरीके की गैंग्स यही मौका ढूंढती हैं कि कौन जो है वो आसानी से जो मोटरसाइकिल्स या दोपहिया वाहन अवेलेबल हैं उनको ये चुरा सकें। तो इसमें एक कमी हम पुलिस की तरफ से ये रह जाती है कि ये लोग तुरंत ही इन मोटरसाइकिल्स को बेच देते हैं और ये अलग अलग पार्ट्स में बिक जाती हैं, तो पूरी मोटरसाइकिल रिकवर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिससे कि इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हो पाते। और दूसरा, बेल चोरी के मुकदमों में आसानी से जुडिशरी ले लेती है। हालांकि हम कोशिश करेंगे, साइबर क्राइम के मुकदमों में भी हम कोशिश कर रहे हैं और इन प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के मुकदमों में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक रिकॉर्ड इनका अच्छे से क्रिमिनल रिकॉर्ड बना के न्यायालय के सामने पेश करके इनकी बेल जब भी लगे हम उसको अपनी तरफ से भी अपोज करेंगे। जिस मकान में चोरी की बाइक रखते थे उस मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया? अभी तक नहीं किया है, हम उससे तफ्तीश करेंगे। उसका इसमें किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट आता है तो बिल्कुल उसको गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल पुलिस के लिए माइनस बात है कि इतनी बड़ी नाकाबंदी होने के बावजूद शहर से निकलने के लिए 4 पॉइंट्स हैं, उसके बावजूद ये निकल जाते हैं, तो कैसे संभव हो पा रहा है इन लोगों के लिए? क्योंकि इनको बहुत सारे ऐसे कच्ची गलियां और रास्ते पता हैं जो इस नाकाबंदी के रूट पे नहीं आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अब ये नाकाबंदी की स्ट्रैटेजी हम भी चेंज करें, कुछ हम भी चेंजेस करेंगे और इनको लगातार पकड़ने की कोशिश अलवर पुलिस की पूरी टीम करती रहेगी। अजमल, एक महत्वपूर्ण सवाल है, जो लोग इन बाइकों को खरीदते हैं वो अक्सर गाड़ी घुमा रहे हैं, शहर में भी आ रही है बाहर से गाड़ी, इन लोगों पे कोई किसी तरह का शिकंजा कसा जा रहा है पुलिस को? देखिए, ये लोग जो खरीद रहे हैं इसका कोई डेटा कोई कहीं पे अवेलेबल नहीं होता, तो जिसको जो बेचने वाले को जब हम पकड़ेंगे उससे जितने भी खुलासे होंगे उनको डेफिनेटली हम जिन तक भी पहुंच पाएंगे, लास्ट चेन तक भी हम उसको पकड़ के इसमें हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करके इसकी तह तक जाएंगे। खरीदो बेचो वाले जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे भी जांच वगैरह करिए किसी तरह की? खरीदो बेचो बिल्कुल उनसे भी करेंगे। अगर इन दोनों से या इनके कोई साथी अगर इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उनसे ऐसा पता चलता है कि उनको भी बेची हैं, तो डेफिनेटली उनसे भी हम जो इंजन नंबर चेसिस नंबर का होता है उससे मिलान करा के चेक करेंगे। केंद्रीय कारागृह अलवर में गुरुवार को बंदियों के सुधार पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म में बंदियों को समाज में फिर से स्थापित करने के लिए उनमें अपने आप में सुधार लाए जाने पर बल दिया गया। जेल अधीक्षक संजय यादव ने बताया कि यह फिल्म जेल विभाग के महानिदेशक राजीव दासोत के निर्देशन में तैयार की गई है। इनका मुख्य उद्देश्य जेल में बंदियों के जीवन में सकारात्मक सुधार लाना और उनकी दिशा बदलना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी है 6 बजे रोड टू रिफॉर्म एक फिल्म है, लगभग 1 घंटे की अवधि की है, जो जेल पर आधारित है और बंदियों का सुधार पर उसका फोकस है। उस फिल्म में है मुख्य खास बात यह है कि जितने भी पात्र हैं वो सब बंदी हैं या जेल कर्मी हैं, दूसरा कोई अलग पात्र नहीं है। इसलिए वो उसमें है काफ़ी एक तरीके से है ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, उसमें असलियत है, उसमें जो है चेहरे पर भाव है वो बंदी के असली भाव है, वो कोई प्रहसन नहीं है। इस तरह का और इस सिनेमा का थीम है, हमारे डीजी साहब
राजीव दासोद साहब ने है इसकी परिकल्पना की थी और उन्हीं के निर्देशन में है इस फिल्म का निर्माण हुआ है। बंदियों के सुधार और सुधार के बाद उनका है जेलों इसमें समाज में पुनः उनका पुनर्स्थापन किया जाने की दृष्टिकोण से ये फिल्म है महत्वपूर्ण रहेगी। किस तरह का सर मैसेज एक जाएगा, अगर ये फिल्म अगर चलती है सभी बंदी देखेंगे तो किस तरह का एक मैसेज बंदियों के बीच में जाएगा? क्योंकि बंदी सुधार पर आधारित ये फिल्म है और इसमें दिखाया गया है कि बंदी चाहे तो है वो कुछ भी है करने की क्षमता रखता है। बंदी काफ़ी एनर्जेटिक एंटिटी होता है क्योंकि वो युवा शक्ति है। जेलों में जो ज़्यादातर बंदी हैं वो युवा शक्ति है और युवा शक्ति है कुछ भी करने को है सक्षम है। प्रयास केवल ये है कि उनकी दिशा सही हो। अगर बंदी की दिशा सही होती है तो वो काफ़ी कुछ कर सकता है, अपने लिए भी समाज के लिए भी। इस फिल्म के ज़रिए उसको ये मैसेज ज़रूर मिलेगा कि हम में सुधार की अगर है क्षमता है और सुधार की तरफ हम अपना है प्रयास रखते हैं तो इससे काफ़ी कुछ है, उनका खुद का भी कल्याण हो सकता है और समाज को भी है योगदान मिल सकता है। एसीबी की ओर से की गई ट्रैप कार्रवाई में गुरुवार को मालाखेड़ा विद्युत निगम कार्यालय में एक काश्तकार से 10,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए कनिष्ठ अभियंता आतुर कुमार गौड़ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी के डीएसपी महेंद्र मीना ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में मालाखेड़ा स्थित विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में कार्यरत जेएन आतुर कुमार गौड़ ने परिवादी से उनका ट्रांसफार्मर बदलने और जून माह के गलत बिल को सही करने के एवज में 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसका एसीबी द्वारा सत्यापन कराया गया। मामला सही पाए जाने पर एसीबी की टीम ने आरोपी द्वारा परिवादी को रिश्वत लेने की जगह और टाइम बताए जाने के आधार पर अचानक छापा मारा और कनिष्ठ अभियंता गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये कार्रवाई मालाखेड़ा पर की गई, किसी बात का है, कितनी राशि बदली गई है, क्या शिकायत है? देखिए, ये जो कार्रवाई की गई है मालाखेड़ा में, ये बिजली विभाग से संबंधित कार्रवाई है। मालाखेड़ा में कार्यरत जेएन आतुर गौड़ जिनका नाम है, उनको 10,000 रुपये लेते हुए परिवादी से लेते हुए ट्रैप किया है। जो आरोपी जेएन है उसने परिवादी से ये जो राशि रिश्वत की मांग की थी, कल हमने इसका सत्यापन करवाया था। सत्यापन में उसने 12,000 रुपये मांगे थे, लेकिन जो लेन देन की राशि जो 10,000 रुपये में तय हुई, ये जो राशि आरोपी जेएन ले रहा था, ये राशि परिवादी का ट्रांसफार्मर इश्यू करने एवं उसके जून माह का जो बिल गलत जारी हो गया था उसकी राशि कम करने की एवज में ये रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी, जिसका हमने कल सत्यापन करवाया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज हमारी टीम ने महेंद्र कुमार के नेतृत्व में, डिप्टी एसपी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में ये ट्रैप कार्रवाई आयोजित की। सर, ट्रांसफार्मर उसको कैसे मिल गया था? कनेक्शन उसका गलत है तो ट्रांसफार्मर कैसे दे रहा था किसान? ट्रांसफार्मर की मांग किसान नहीं, कनेक्शन सही है, ट्रांसफार्मर नया इश्यू करने की है, जल गया था और एक बिल गलत जारी कर दिया था। सरकारी अस्पतालों में किस तरह से लापरवाही होती है, इसका उदाहरण राजकीय गीतानंद शिशु अस्पताल में सामने आया है। यहां गुरुवार की सुबह करीब 6:30 बजे एक महिला की डिलीवरी हुई, लेकिन अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकों ने जीवित बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बच्ची सांस ले रही थी तो परिजन उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में लेकर गए। बाद में जब गीतानंद शिशु अस्पताल के स्टाफ को जाकर बच्ची के परिजनों ने सारी दास्तान बताई तो वे अचंभित हो गए। इसके उपरांत अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर टेकचंद के कहने पर उस बच्ची को निजी अस्पताल से वापस सरकारी अस्पताल में लाया गया। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसका उपचार जारी है, जबकि पहले उसे मृत घोषित कर दिया गया था। जरा गौर से सुने क्या कह रहे हैं परिजन। यहाँ से हॉस्पिटल से तो उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो मैं एक बार 28 नंबर वार्ड में पता करा कि क्या है अल्ट्रासाउंड में, उनकी बच्चा ठीक है और आप बेशक से घर जाता है, फिर रात में हम ना रहे। फिर मैं यहाँ सुबह मेरे पास 4 बजे कॉल आया, भाई की घरवाली थी तो उसने बताया बच्ची मरी हुई है, सब ठीक। फिर मेरे पास 10-15 मिनट बाद कॉल आया कि बच्ची तो रो रही है। मैं वहाँ से भागा, यहाँ पे आया हॉस्पिटल में
मैंने खुद ने बच्ची जब देखी मेरी यकीन हुआ, मैंने कैसे कैसे होगी। जब मैं वहाँ से बच्ची को लेके तुरंत और हॉस्पिटल सेठी हॉस्पिटल पहुँचा सर। सेठी हॉस्पिटल पहुँच के सर वहाँ पे डॉक्टर साहब ने देखा बच्ची जिंदी थी, रो रही थी। वहाँ पे साहब मैं गरीब आदमी, मेरे पास इतना खर्चा नहीं था। मैं वहाँ से लेके फिर मैंने सोचा ये जयपुर रेफ़र करें। मैंने एक बार यहाँ पे गीता नंद, हाँ, इस हॉस्पिटल में लेकर आया था। मैं टेकचंद जी के पास गए, सर ये बच्ची ऐसे कैसे मरी घोषित क्यों कर दी जब बच्ची जिंदा है? ऐसे कैसे हो सकता है बच्ची जिंदा है? मैंने सर बच्ची जिंदा है। नुको कहाँ पे? मैंने सर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है जहाँ कहीं भी है। नुको एक बार मेरे पास लाओ बच्ची। मैंने सर उसका इस टाइम ट्रीटमेंट चल रहा है बच्ची का, एक बार लाओ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी मेडिकल ये नहीं है, वो बच्ची बच नहीं सकती। उसकी भविष्य की बात है सर, वो बचे या ना बचे, पर आप सांस है जब तक ऐसे कैसे कह सकते हो उस मरी घोषित कर दिया। और वर्तमान में क्या इलाज चल रहा है? सर आईसीयू में दे रहा कि पता नहीं मेरे को। तो टेकचंद जी क्या कह रहे हैं? टेकचंद जी कह रहे हैं जयपुर रेफ़र करें सर। हालत सीरियस है बच्ची की? हाँ सीरियस है सर। बच्ची के पिताजी क्या नाम है? रवि कुमार सर। कहाँ के रहने वाले हैं? नौगांव में शीरपुर। उसके थोड़े बहुत ब्लीडिंग जा रहे थे, घरे तो बिल्कुल ठीक थी, थोड़े बहुत ब्लीडिंग जा रहे थे तो हम यहाँ लेकर आए। तो डॉक्टर ने देखा था उसे और सोनोग्राफ भी बोला था, तो सोनोग्राफ हुआ तो उसमें सही बताया था बच्ची को। भाई थोड़ा बहुत पानी की कमी है, वैसे बच्चा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आज सुबह 4 उसको रात में दर्द हुए थे थोड़े बहुत नॉर्मल, तो हमने डॉक्टर को बताया कि इसको दर्द है, बच्चा पेट में तो सही है तो इसको गोली वोली दो, थोड़ा बहुत दर्द रुक जाए। भाई उन्होंने कहा हमें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, बार बार मैं बुलाने आ जाती हूँ, तुम ना सोने देती हो ना खाने देती हो, क्या चक्कर है? ऐसे अकड़ अकड़ पड़ रही थी वो। तो बेड पे जहाँ हम लेटे हुए थे वहीं वो बच्ची हो गई थी, बेड पे, वार्ड नंबर 28 डी वार्ड। किसने बोला कि मृत है बच्ची? डॉक्टर ने, नर्स ने बोला था। क्या बोला था? वो कह रही तुम्हारी, उसने देखा था बच्ची को, थोड़ा सा ही देखा था, हमें ही पकड़ा दिया था और कहा था कि तुम्हारी बच्ची मरी हुई है, इसको घर ले जाओ। फिर आपसे कुछ लिखवाया? आपने लिखा? हाँ हमसे उसने लिखवाया, साइन करवाया था कि आप साइन कर दो, हमारी बच्ची हमें मरी हुई प्राप्त हुई है, हमने साइन कर दिया उसमें। उधर इस संबंध में अस्पताल प्रभारी डॉक्टर टेकचंद ने कुछ इस तरह से दी अपनी सफाई। उनका कहना था कि उन्हें केवल एक बार फोन पर प्रसव से पहले ही महिला की हालत के बारे में बताया गया था। महिला परसों एडमिट हुई थी, परसों यानी कि 15 तारीख को एडमिट हुई थी और 15 तारीख को ब्लीडिंग और दर्द के लिए मेरे पास भी फ़ोन आया था किसी का, तो मैंने स्टाफ को इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई उसको देखें, कोई वास्तव में समस्या है तो ज़रूर उसका निस्तारण करें और उसको संतुष्ट करें। उसके बाद मेरे पास उसका कोई न फ़ोन आया न कोई स्टाफ से कोई मेरे को सूचना मिली। बाद में उस समय तो स्टाफ ने मुझे फीडबैक दे दिया था कि ठीक है अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आज सुबह परिजनों से मतलब मौखिक रूप से ही शिकायत मिली कि ऐसे कि हमारे बच्चा तो जीवित पैदा हुआ है लेकिन आप लोगों ने तो उसको मृत शोक कर रखा है, तो ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने टिकट मंगाई उसकी, जो उसका भर्ती टिकट था, तो उसमें मृत लिखा हुआ था और उसको डॉक्टर ने रात में 2:30 बजे देखा है। उस समय उसका शुरुआत हो गई थी दर्द चलने की और बच्चादानी का मुंह खुलने लगा था और 4 बजे उसको लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया था और सुबह 6:30 बजे वो अबॉर्ट हो गई थी। और फीमेल बच्ची थी, लड़की थी, जो जिसमें कि वज़न उन्होंने टिकट के हिसाब से 350 ग्राम दर्ज करा हुआ था। इसके उपरांत मैंने जो रात में जिस स्टाफ ने उसको डिलीवरी करवाई थी या सुबह जो अब उसको अटेंड करा था जिस केस में जो जिस स्टाफ ने, क्या नाम था सर उनका? वो हेमलता शर्मा सिस्टर थी। तो उनसे मैंने बात करी तुरंत कि भाई उसके परिजन तो बता रहे थे बच्चा जीवित है और आपने इसमें लिख रखा है कि मृत है। तो उसने ये कहा कि सर मुझे तो मृत जैसा ही महसूस हुआ था, मृत लगा मुझे और मैंने उनको दे दिया। उसके बाद के 8 बजे तक मैं ड्यूटी पे थी, उसके बाद मुझे उनके परिजनों को कोई सूचना दी नहीं। तो भाई फिर मैंने ये कहा कि भाई अगर आपको किसी को दिखाया नहीं देखा कि ना मुझे मृत महसूस हुआ और इसलिए उनको मैंने दे दिया तुरंत, और उसके बाद मेरे पास कोई भी सूचना नहीं है और मैं अपनी ड्यूटी से 8 बजे बाद ओवर होकर चली गई।
सर उसके बाद में फिर ये बच्चे को लेकर एक निजी हॉस्पिटल में गए हैं। परिजनों का कहना यह है कि सर बच्ची जीवित है। हाँ। लेकिन उसके बाद में क्या है, बच्ची वहाँ जीवित थी और टिकट पे लिखा गया, तो ऐसा क्या? नहीं, टिकट पे तो वही लिखा हुआ है, मृत्यु लिखा हुआ है, टिकट पे जीवित लिखा ही नहीं गया। हाँ, मृत्यु लिखा हुआ है। हाँ। उसके बाद में परिजन दोबारा यहाँ लेकर आए हैं बच्ची को। अब कैसी स्थिति है बच्ची की, क्या है? बच्चा जीवित है, लेकिन बहुत ही अर्धविकसित, जो मैंने देखा है अर्धविकसित भ्रूण है, सांस भी ले रहा है, उसकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है काफ़ी कम है, वैसे कंडीशन बड़ी सीरियस है। अब पीडियाट्रिशियन जो अपने यहाँ कर रहे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, वो शायद हायर सेंटर उसको रेफ़र करें। जिला परिषद की ओर से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत जिले के सभी पंचायत समितियों में कंपोजिट नर्सरी विकसित की जाएगी। जिला परिषद के अधिशासी अभियंता गुलाब चंद वर्मा ने बताया कि कंपोजिट नर्सरी योजना में जिले के सभी पंचायत समिति मुख्यालयों और ग्राम पंचायतों में कंपोजिट नर्सरी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पहले चरण में 85,000 से अधिक विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। वहीं 141 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित होंगी। सर, इसमें जो राज्य सरकार के निर्देश हैं उसमें 3 तरह से प्लांटेशन करने के निर्देश हमें मिले हैं और श्रीमान सीओ सर और जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में 14 तारीख को सभी विभागों के साथ हमारा एक समन्वय मीटिंग हुई थी, जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए थे और सभी विभागों को लक्ष्य भी आवंटित किए गए थे। उस स्थिति में एक बड़े स्तर की वृहद कार्य योजना जिले स्तर पर तैयार की गई है श्रीमान सीओ सर के निर्देशन में, जिसमें सभी विभागों ने अपने अपने लक्ष्यों के अनुसार कार्य प्रणाली तय की है। और जो सबसे पहला 3 स्तर पर हम प्लांटेशन करवाएंगे। एक तो क्या है कि प्लांटेशन में हम आत्मनिर्भर बन सकें, किसी दूसरे विभाग से हमको पौधे उधार लेना या पैसे के आधार पर पौधों को लिया जाता है जो हर साल, उसको हम ख़त्म करके आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंपोजिट नर्सरियों का विकास करेंगे। तो सबसे पहला हमने जैसे पंचायत समिति स्तर पर होंगे। जी, ब्लॉक स्तर पे ही इन कंपोजिट नर्सरियों का विकास ज़मीन को देख करके हम करवाएंगे, जिसमें करीब 3 पंचायत समितियों की लैंड चिन्हित हो गई है, ज़मीन का चिन्हीकरण हो चुका है और वहाँ कार्य भी चालू करवा दिया गया है। जिसमें एक तो राजगढ़ में धीरोड़ा है पंचायत, उसमें ज़मीन का चिन्हीकरण हो चुका है और काम भी चालू करा दिया गया है। इसी तरह थानागाजी में विजयपुरा एक पंचायत है, उसमें ज़मीन का चिन्हीकरण हो चुका है। तिजारा में लुहादेरा है एक पंचायत, उसमें ज़मीन का चिन्हीकरण है, काम भी चालू करा दिया गया। इसी तरह हमारे 13 नर्सरियाँ हम पानी की कैसे व्यवस्था? पानी की सर हमने ज़मीन का जो चिन्हीकरण है वो उसी जगह पर रखा गया है जहाँ पानी की व्यवस्था है, क्योंकि देखिए नर्सरी में पानी पौधे तैयार करने के लिए पानी की हमेशा ही आवश्यकता रहती है। बोरिंग में सैंक्शन होंगे सर? जी, इसमें बोरिंग अलाउ नहीं है, क्योंकि कारण क्या है कि बोरिंग जो है, बोरिंग का जो कार्य है वो महात्मा गांधी नरेगा में अभी गैर अनुमत है। यदि किसी दूसरी योजना से बोरिंग हम लेते हैं तो वो अलाउ है। तो कन्वर्जेंस पौधों को कैसे बचाया जाएगा? पौधों को देखिए सर, हम एक तो साइट का चिन्हीकरण हमने उस तरह का किया है कि जहाँ सीधी डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं आती हो, पेड़ पौधे ऑलरेडी जहाँ थोड़े मौजूद हों, जिससे कि हल्की छाया की व्यवस्था हो सके, और एक ग्रीन नेट जो आता है वो उसकी व्यवस्था हम कर सकेंगे। एक जो लोकल लेवल पर टाटी वगैरह बनाते हैं उनकी व्यवस्था करें, तो उनमें इंटरक्रॉपिंग के रूप में बाजरे की एक 2 लाइनें लगाई जाए, जिससे कि उनको धूप से और लू से बचाया जा सके, ठंड से बचाया जा सके। तो इस तरह की हमने पूरी कार्य व्यवस्था पूरी वृहद स्तर पर तैयार की है। तो सब लगभग 13 ब्लॉक्स में हमने चिन्हीकरण कर लिया है और उनकी प्रक्रिया ये इसी मानसून की बारिश के दौरान। जी। लेकिन ये जो पौधे हैं सर, ये इसमें इस साल हमें नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि नर्सरी में तैयार होने के लिए कम से कम हमें 2 या 3 फीट से ऊंचा पौधा हमें चाहिए प्लांटेशन के लिए, जो साइट पे हम लगा सकें। तो वो अभी इस साल तैयार नहीं होंगे, वो पौधे हम अगली साल काम में ले पाएंगे। तो लेकिन अब इस साल के जो पौधों की प्लांटेशन की तैयारी है वो हम फॉरेस्ट विभाग से हमारी बात हो चुकी है और वो हमको पौधे देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कलेक्टर साहब को भी उन्होंने कितने लाख पौधे, मैं आपको उसकी डिटेल में बता देता हूँ। सहजना और वो क्या नाम से कड़ी पत्ता, और उसके अलावा सब्जी के जो पोषण वाटिकाएं हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर। जी, आंगनबाड़ी केंद्रों पर सब्जी के हम पोषण वाटिकाएं तैयार कराएंगे। ये कब से शुरू होगा सर? ये सर बिल्कुल हमने जमीन का चिन्हीकरण हो चुका है इनका लिए भी, और इसी मानसून में उनमें प्लांटेशन होना है। उनके लिए हमने पूरी तैयारियां कर चुके हैं।
और बाकी हम अभी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रॉपर उनकी इसके लिए कोई बजट भी हुआ है सर? जी बिल्कुल, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो पोषण वाटिका तय है उसमें महात्मा गांधी नरेगा में बिल्कुल प्रावधान है। दूसरी योजना से भी कन्वर्जेंस अपन कर सकते हैं और तो इसलिए बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और जो उनका विभाग है ICDS विभाग, वो भी उसमें सहयोग कर सकता है। और जो उन्होंने कहा है कि सब हम जयपुर से हमारे विभाग से बात कर रहे हैं तो उसमें मटेरियल तीसरे स्तर पर जो प्लांटेशन है, जनरल प्लांटेशन, साइड प्लांटेशन है, स्कूल है, एक सामने लक्ष्य रखा है और 13 कंपोजिट नर्सरी हम तैयार कराएंगे और करीब 141 जो है पोषण वाटिकाएं हम लोग तैयार। ऐतिहासिक सागर जलाशय पर सुरक्षा गार्ड की कमी के चलते असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। वहीं नगर परिषद की अनदेखी के चलते सागर में जगह जगह गंदगी का आलम बना हुआ है। लोगों द्वारा सागर में मछलियों को आटे के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ रोजाना भारी मात्रा में डाले जाते हैं, जिस पर सुरक्षा गार्डों के नहीं होने के कारण कोई रोक टोक नहीं है। इससे सागर में सैकड़ों मछलियां मर गई हैं और पिछले कई दिनों से यहाँ का वातावरण दूषित हो रहा है। इस संबंध में एक जागरूक नागरिक कुशाल चंद का कहना था कि लंबे समय से सागर पर सुरक्षा गार्ड नियुक्त नहीं है, जबकि पूर्व में संभागीय आयुक्त अलवर आए थे तो सागर पर 3-4 सफाई कर्मी भी लगवा दिए गए थे, लेकिन अब एक भी सफाई कर्मी और सुरक्षा गार्ड यहाँ मौजूद नहीं है। देखिए, ये जो ऐतिहासिक धरोहर है अलवर की, सागर मुंशी महारानी की छतरी जैसे कि पास में ही है, पर्यटक स्थल अभी खुले ही हैं। सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके के यहाँ गंदगी का आलम है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है और मछलियों का आप देखें कितने विचित्र और दुर्लभ स्थिति में यहाँ पर मरी हुई है, उनमें कीड़े पड़ रहे हैं। सीधे तौर पर कहें तो ये प्रशासन का एक निकम्मापन साफ झलकता है इसमें। और अभी कुछ दिन पूर्व जब सुना था कि आयुक्त, संभागीय आयुक्त महोदय अलवर में पधार रहे हैं तो तत्काल रूप से सागर की सफाई के लिए कुछ यहाँ पर नगर परिषद द्वारा कर्मचारी लगाए गए, लेकिन कुछ समय बाद जब सूचना आई कि संभागीय आयुक्त का अलवर में आना कैंसिल हो गया है और उसके बाद तकरीबन आप ये मान लिए 1 घंटे बाद ही यहाँ से एक भी सफाई कर्मचारी नहीं था जो यहाँ पर दिख रहा हो, ना कोई सफाई हो पाई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त बदबू आ रही है और किस तरीके का आलम है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना सीढ़ियों का यहाँ पर अड्डा बना हुआ है। हम तो देखिए यही चाहेंगे सीधे तौर पर कि ये अलवर की ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए जो सभी जो फालतू आने वाले लोग हैं उनको रोक सकें, या फिर कहें कि सागर की सफाई होनी चाहिए। आसपास भी लोग रहते हैं, यहाँ पर बहुत बदबू आती है जिसकी वजह से ये भी रुकनी चाहिए। हाँ, आए दिन आप देखिए हर तीसरे दिन हम पत्रकार बंधु हमसे ज़्यादा आपको सूचना रहती है और यहाँ हर चौथे 5वें दिन कोई ना कोई आके मतलब किसी न किसी की मृत्यु होती है, सुसाइड करता है। अब यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होगा, उनको रोकेगा तो इस तरीके की शायद जहाँ तक कह पाएंगे सरल भाषा में जो मृत्यु दर हो रही है वो उसमें भी शायद गिरावट महसूस की जाएगी। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ही नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने यहां पौधारोपण करते समय मीडिया के सामने दावा किया था कि अगले ही दिन से सागर पर उनके आदेशानुसार 2 सुरक्षा गार्ड नियुक्त कर दिए जाएंगे। देखना यह है कि सभापति कब तक सागर जलाशय पर सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति कर पाती हैं। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने गुरुवार को अपने मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान अनेक लोग पेयजल, बिजली, वृद्धावस्था पेंशन आदि की समस्याएं लेकर पहुंचे। श्रम राज्य मंत्री का कहना था कि लंबे समय से कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के चलते वे सुनवाई नहीं कर पाए थे। अब लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। मंत्री द्वारा कुछ प्रकरणों में हाथों हाथ समस्या निस्तारण के तहत संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जी, तो ये काफ़ी समय से लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से कई प्रकार के काम रुके हुए हैं, जिनको सुचारू करने के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। तो आज भी जन सुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुबह से ही सुन रहा हूँ और उनका हाथ के हाथ उनको जो भी मदद हो उसके वो हम कर रहे हैं। सर, कुछ पेंशन में भी कुछ समस्याएं आ रही है, जैसे देखने में आया कि कुछ वृद्धजनों के घर पे लॉकडाउन के दौरान पेंशन नहीं पहुँच पाई। नहीं, ऐसा कोई केस अगर आप है तो आप हमारी जानकारी में ला दें। पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या पालनहार, ये तो हम घर जा के भी कर रहे हैं। कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो तुरंत हम कर रहे हैं। तो इसका अगर एक भी कहीं आपकी भी जानकारी में आता है, मैं तो आपसे भी कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में अगर आपकी भी जानकारी में कहीं से आता है तो आप हमें अवगत कराएं, जिससे कि हम तुरंत उन लोगों की मदद कर सकें।
केंद्रीय कारागृह में गुरुवार को 18 प्लस के युवा बंदियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। यहां आयोजित शिविर के दौरान तीसरे चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कैदियों को चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीन लगाई जा रही थी। जेल अधीक्षक संजय यादव ने बताया कि सेंट्रल जेल में 32 महिला बंदियों सहित कुल 1000 कैदी है। इनमें से 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी बंदियों को पहले चरण में प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। अब युवा बंदियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए शिविर आयोजित हो रहा है। कोरोना से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन का जो अभियान चल रहा है उसमें 45 प्लस आयु के जो बंदी थे उनका हमने पहले ही 2 महीने पहले उनका वैक्सीनेशन करा दिया था फर्स्ट डोज का। उसके बाद में 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन है वो भी है, आज तीसरा चरण है उसका। पहले 2 कैंप हो चुके हैं, उसमें हमारे है 200 के है 2 बार है वैक्सीनेशन किया जा चुका है। कुल अभी तक 400 लोगों का उसमें है किया है। आज 160 लोगों का है और वैक्सीनेशन होगा जो कि 18 प्लस होंगे। अभी सर अपने यहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है वो जेल के अंदर? जेल में वर्तमान में लगभग 1000 बंदी हैं, निरुद्ध हैं ओपन कैंप सहित, और इसमें है 32 महिलाएं भी हैं और 18 प्लस का जो है उनका वैक्सीनेशन अभी है पूरा हुआ नहीं है, तो उनका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अभी चल रहा है। आप में सर सभी जो जेल के कर्मचारी हैं उनको भी वैक्सीनेशन हो चुका है? जेल के कर्मियों का पहले ही वैक्सीनेशन हो चुका था। सबसे पहले जेल कर्मियों का ही शुरू हुआ था, उसके बाद में बंदियों का हुआ है। राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में सेवारत कर्मचारियों के सरकारी आवासों के सामने पिछले काफी दिनों से सीवरेज लाइन लीक होने के कारण गंदा पानी उनके घरों में घुस रहा है। ऐसे में इन चिकित्सा कर्मियों को घरों में रहना भी दुष्कर हो रहा है। जो कर्मचारी दिन रात अपनी सेवाएं देकर कोरोना महामारी में मरीजों की जान बचाने में लगे रहे, उनके घरों के आगे इस तरह के बदतर हालातों को देखकर नहीं लगता है कि नगर परिषद प्रशासन इनके प्रति थोड़ी भी संवेदना रखता है। इन कर्मचारियों ने प्रशासन से जल्द सीवरेज लाइन को दुरुस्त करने की मांग की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्रमुख शासन सचिव की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जल्द ही शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसमें कई नवाचार किए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम राकेश शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण विद्यालय बंद हैं, लेकिन विद्यार्थियों को ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत स्माइल प्रोग्राम के अलावा शिक्षा वाणी सहित कई नए ऐप शुरू किए जाएंगे। वहीं छात्रों को घरों पर वर्कबुक भी दी जाएगी, जिसमें प्रश्न पत्र हल करवाए जाएंगे। परसों 15 जून को हमारे आदरणीय निदेशक महोदय एवं हमारी प्रमुख शासन सचिव मैडम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पीओ, सीबीओज, डीओ सबको ये निर्देश दिए हैं कि भाई जो पहले ऑनलाइन क्लासें जो हमारी चली उससे भी बेहतर कार्यक्रम इस बार बनाया जाएगा। मुख्य रूप से डायरेक्टर साहब ने 5 पॉइंट का प्रोग्राम बताया कि भाई इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। एक तो जो हमारा स्माइल प्रोग्राम, जैसे स्माइल चला, फिर स्माइल 2 चला, तो उसको और भी बेटर बना के जो भी कक्षाएं जो तैयार की गई उनके लेसन्स वो बच्चों तक एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से पहुँचाया जाए और उनका फीडबैक लिया जाए, तो इसको और बेहतर बनाया जाएगा। दूसरा, जो बच्चे उससे नहीं जुड़े हुए तो उनको आओ घर से सीखे प्रोग्राम के माध्यम से शिक्षक जाएंगे वहाँ पर और बच्चों की मॉनिटरिंग करेंगे, उनको होमवर्क देंगे। 1 से 5 तक के बच्चों के लिए तो वीक में 1 बार और 6 से और 12 तक के बच्चों के लिए वीक में 2 बार ये प्रोग्राम होगा। और ये प्रोग्राम देके और उसके बाद वहाँ से उनके जो ये भी है कि उनके क्विज होंगे और क्विज में जो बच्चे उसमें नहीं भाग ले पाए उनसे अलग से बात की जाएगी, उनको अलग से अपन लिख के देंगे उनको कि भाई ये क्वेश्चन है, उनके हल करवाए जाएंगे घर पे, तो इस तरह से क्विज किया जाएगा। और इसके बाद शिक्षा दर्शन के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई और उनका फीडबैक शिक्षा वाणी के माध्यम से, और ये जो भी प्रोग्राम है वर्कबुक दी जाएगी बच्चों को। वर्कबुक भी अभी जल्दी आ रही है। हमारे निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी इसके लिए निर्देशित किया है। तो
इस बार हम और भी ज़्यादा तैयारी के साथ ऑनलाइन शिक्षण करेंगे और आओ घर से सीखे प्रोग्राम को मजबूती से बढ़ाएंगे। शिक्षकों की मॉनिटरिंग के लिए अभी जैसे हमारे यहाँ CDO साहब और हम कर रहे हैं, अभी इसका प्रोग्राम बना रहे हैं कि इसमें क्या है कि 5-5 POs के ऊपर ब्लॉक स्तर से एक अधिकारी देखेंगे ब्लॉक स्तर पर, और जिला स्तर से एक ब्लॉक पर 2-2 जिला स्तर के अधिकारी जाएंगे और उनकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि बहुत अच्छी तरह ये प्रोग्राम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला काउंसिलिंग की ओर से देश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की लगातार बढ़ रही महंगाई को नियंत्रण करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर पार्टी के जिला सचिव जगदीश शर्मा ने बताया कि पूरे देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते लोगों की आमदनी घट रही है। वर्तमान में खाद्य तेल, डीजल, पेट्रोल सहित सभी जरूरी वस्तुओं की कीमतों ने आसमान को छू रखा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री द्वारा महंगाई के खिलाफ कठोर निर्णय लिए जाएं। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर महंगाई विरोधी पखवाड़े के तहत अलवर जिला कम्युनिस्ट पार्टी की जिला काउंसिल की ओर से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम से जिलाधीश जी को सौंपा गया है। इस ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, पेट्रोलियम पदार्थों में जो बेतहाशा टैक्स है 70% लगभग टैक्सों में चला जाता है वो ख़त्म किया जाए। रेलवे में जो तिगना किराया कर दिया है, कंसेशन ख़त्म कर दिए हैं, वो सब जो है वापस वहीं लाया जाए जहाँ वो किराया पहले थे। इसके साथ साथ महंगाई पर से अधिक 7 पॉइंट घिस गई है, जबकि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, चीन में, लंका में इसी पिछले 1 साल में आमदनी प्लस में रही है और हमारे माइनस 7.5% रही है। तो ये सब कैसे हुआ? और दूसरी तरफ जो कॉरपोरेट घराने हैं उनकी दौलत दिन दूनी रात चौगनी बढ़ी है। किसी की 3 गुना, किसी की 6 गुना, किसी की 7 गुना कीमत बढ़ी है। जाहिर है वो आसमान से तो वो आमदनी और पैसा आया नहीं, वो इस आम जनता की दौलत को कॉरपोरेटों ने छीन लिया है। जमाखोरी की पूरी छूट मिल रही है। केंद्र सरकार की नीति के फलस्वरूप ही महंगाई बढ़ रही है। हम ये कहने आए हैं कि इस पखवाड़े में या तो आप हमारी कीमत कम करिए, जो महंगाई है घटाइए, वरना कम्युनिस्ट पार्टी जन आंदोलन करेगी। हम भी धरना और प्रदर्शन के बारे में विचार कर रहे हैं, उसकी तारीख अभी 1-2 दिन में घोषित की जाएगी। स्वर्णकार समाज अलवर और मंदिर समिति की ओर से सरदार शहर में पिछले दिनों एक महिला की निर्मम हत्या के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सरदार शहर में 7 जून को स्वर्णकार समाज की एक विवाहिता की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने भी अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। आज हम सभी स्वर्णकार भाई मिलकर कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें पूजा बेटी के साथ जो अनर्थ कृत्य हुआ है, मर्डर हुआ है उसके एवज में हम सभी स्वर्णकार भाई, ये सरदार शहर चूरू की घटना है जो पूरे राजस्थान के अंदर से हर शहर, हर गांव के अंदर से ज्ञापन आ रहे हैं और साहब को सौंप रहे हैं। धर्मचंद सोंधी, मंदिर समिति अध्यक्ष अलवर। चूरू में जो सरदार शहर में जघन अपराध किया है, मृत्यु जान से मार दिया है, उसके पति ने सूरज को फांसी की सज़ा की मांग की है। जिला का पूरा ऑल इंडिया लेवल पे ये कार्यक्रम चल रहा है। हम भी तहसील स्तर पे अपना प्रतिनिधित्व देते हुए ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को, और शीघ्र इसके खिलाफ कार्रवाई हो और इसको फांसी की सज़ा हो कम से कम। ये है 7 तारीख की है, दिल्ली में मर्डर किया है। इसका व्यापारी है, दिल्ली का, पति ने किया, दारूबाज है नंबर 1 का, इसको फांसी की सजा की मांग की ऑल इंडिया लेवल। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 21 जून को नगर विकास न्यास की ओर से शहर में मुख्य सड़कों और मार्गों पर, आसपास और सार्वजनिक स्थलों पर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। यूआईडी के उप सचिव जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत शहर में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर गांधी वाटिका का भी निर्माण होगा। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बढ़ाना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के तत्वावधान में एक सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 21 जून से प्रारंभ किया जाएगा। इसके तहत अलवर ज़िले में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये आगामी जो मानसून के 2 महीने रहेंगे, इस दौरान शहरी क्षेत्र, विशेष रूप से अलवर शहरी क्षेत्र में
प्रत्येक मार्ग के किनारे या सड़कों के डिवाइडर के बीच में और खाली भूखंडों, सार्वजनिक स्थानों में सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें इनकी मेंटेनेंस पर भी नगर विकास, न्यास और जनसहयोग से ध्यान दिया जाएगा। इसी के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में गांधी वाटिका का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लगभग 150-200 पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि इसमें स्थानीय लोगों को जोड़ा जाए, विशेष रूप से उनके विवाह की वर्षगांठ या बच्चों के जन्मदिन या उनके बुजुर्गों की स्मृति में लोग आगे आएँ, वृक्षारोपण करें और उनके पालन पोषण की जो जिम्मेदारी है वो भी आमजन स्वयं निभाए, तो इस कार्यक्रम को सार्थकता मिल पाएगी। इसी क्रम में 21 जून को हम मिनी सचिवालय परिसर जो नया है हमारा, उसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम करके इसकी शुरुआत करेंगे। इसके संबंध में कल श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में भी एक बैठक का आयोजन किया गया है। अन्य विभाग भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित। खबरों में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।